यहाँ पर आपको डेज़र्ट दिख रहा है, बर्फ़ में ढकी हुई चादर दिख रही है, घने बादल दिखाई दे रहे हैं और ट्यूलिप गार्डन जैसे कुछ गार्डन की पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सब दोस्तों इंडिया के अलग-अलग कोनों में पाया जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि भारत जो है इसमें अलग-अलग जगहों पर वेदर अलग-अलग तरह का होता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि वेदर क्या होता है, वेदर किन चीज़ों से नापा जाता है और कैसे इंडिया का जो वेदर है वो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है, ऐसा क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में ढूँढेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले वेदर एंड इट्स एलिमेंट का। आप एक सर्दी की मॉर्निंग में उठते हो और ठंड से काँपने लगते हो। आप अपने आप गर्म कपड़े पहन लेते हो ताकि शरीर को गर्म रखा जा सके। समर में आप ऐसे कपड़े पहनते हो जो ठंडक और आराम देते हैं। ये सब आप अपने शरीर के संकेतों के हिसाब से करते हो, क्योंकि आपका शरीर वेदर को महसूस कर रहा होता है। व्हाट इज़ वेदर? वेदर का मतलब है किसी एक वक़्त पर, किसी एक टाइम पर, किसी जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है। अब सवाल पैदा होता है कि एटमॉस्फेयर क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये गैसेस की वो लेयर्स हैं जो कुछ प्लैनेट्स के चारों ओर घिरी रहती हैं। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो हम इन गैसेस को एयर कहते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर एक लेयर्ड केक जैसा समझ लीजिए। लेयर्ड केक जिसमें बहुत सारी लेयर्स हों, ऐसा एक केक। जो लेयर अर्थ की सरफेस की सबसे पास होती है दोस्तों, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फेयर दिख जाएगा, फिर मेसोस्फेयर दिख जाएगा, एक्सोस्फेयर दिख जाएगा, ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम दोस्तों बात करेंगे सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की, क्योंकि ये ज़मीन पर रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और इंसान सभी जो है इस ट्रोपोस्फेयर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ट्रोपोस्फेयर को और थोड़ा-सा डिटेल में बात करने से पहले आप देखिए पिक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर दिखाई दे रही है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ओज़ोन लेयर। आपने कई बार ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर देखा होगा कि ये एसपीएफ 15+++ है या एसपीएफ 50+++ है। तो वो दावा करते हैं कि सन की जो यूवी रेज़ हैं और खतरनाक जो रेज़ हैं उनसे ये प्रोडक्ट्स बचाते थे। एक्चुअल में हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेज़ से जो चीज़ बचाती है दोस्तों, वो यही ओज़ोन लेयर है। इसका आपके चैप्टर में कोई ख़ास अभी दे नहीं रखा है एक्सप्लेनेशन और ना ही आपकी इन लेयर्स का दे रखा है। ये जब आप साइंस का चैप्टर पढ़ोगे तब आपको सब कुछ आसान से डिटेल में समझाया जाएगा। हम अभी बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर ही वो लेयर है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान सभी रहते हैं और साँस लेते हैं। यही वो लेयर है जहाँ वेदर चेंज होता है, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ट्रोपोस्फेयर की ऊँचाई 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है, यानी कि कुछ जगहों पर ये 6 किलोमीटर ऊँची होगी और कुछ जगहों पर ये 18 किलोमीटर तक की ऊँचाई तक जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? पोल्स पे हवा जो है वो पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडी है और हवा जो है वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जबकि अगर हम ट्रॉपिकल ज़ोन्स की बात करें तो वहाँ पर गर्मी होती है और वहाँ पर हवा फैलती है। इस फैलाव के कारण वहाँ पर ट्रोपोस्फियर की लेयर जो है वो थोड़ी-सी मोटी होती है। बाकी सभी लेयर्स की जानकारी आप अपनी साइंस की क्लास में पढ़ोगे। हम वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोवी, विंडी वगैरह। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि वेदर कैसे महसूस होता है। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे लिए वहाँ पर क्या मौजूद है। तो जैसा कि आप इस पेज पे देख सकते हो यहाँ पर है द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि किसी जगह का वेदर कैसा है। इसमें सबसे पहले आप देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? एटमॉस्फेयर कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये बताता है हमें टेम्परेचर। दूसरा है प्रेसिपिटेशन। कोई भी पानी जो आसमान से गिरता है, चाहे वो रेन हो, स्नो हो, स्लीट हो या हेल हो, इन सब को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। आसमान से गिरने वाले पानी को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है और ये वेदर का हिस्सा है। तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों तरफ और ऊपर की एयर का जो वेट हमारे ऊपर पड़ता है, अर्थ की सरफेस महसूस करती है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो हवा हमारे ऊपर वेट डाल रही है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। विंड, एयर की मूवमेंट जिसमें उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों आती है, उसको हम विंड कहते हैं। और एंड में हमें दे रखा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है दोस्तों? हवा में कितना वाटर वेपर है, वो कहलाता है ह्यूमिडिटी। नॉर्मली जब बारिश होती है तो एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर वेपर हवा में ज़्यादा होते हैं। थिंक अबाउट इट। आइए इमेजिन करते हैं कि चेन्नई का कृष्णन जो है वो कश्मीर के आमिर से बात कर रहा है और कृष्णन आमिर को ये बताता है कि आज चेन्नई में बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि कल रात बारिश हुई। आमिर उससे पूछता है कि कितनी ठंड है। अब कृष्णन उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि कितनी ठंड है। आफ्टर ऑल जो कृष्णन के लिए ठंड है हो सकता है आमिर के लिए वो प्लेजेंट वेदर हो। सोचिए, कृष्णन को ठंड लग रही है और वह आमिर को बताना चाहता है, लेकिन अगर कॉमन तरीके से टेम्परेचर नापा ना जाए तो इसको समझाना कितना मुश्किल होगा। ऐसे ही बाकी वेदर के एलिमेंट्स को भी मापने के लिए स्टैंडर्ड तरीके होना जरूरी है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वेदर को कॉमन स्टैंडर्ड तरीकों से कैसे नापते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। आपको क्या लगता है और कौन सी वजह हो सकती है जिनकी वजह से वेदर को सही तरीके से मापना जरूरी है? अगर आप सोचेंगे तो कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद का अगर वेदर आपको किसी तरह से पता चल जाए, तो आप पहले से ही सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। जैसे अगर आपको पता लग जाए कि आने वाले 5-7 दिन धूप दिन में नहीं निकलेगी और बादल छाए रहेंगे, तो आई एम श्योर आप किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का इंतज़ाम कर लोगे या फिर कहीं घूमने-फिरने का प्रोग्राम बना लोगे क्योंकि धूप में छाया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है देखिए। बहुत पहले से ही इंसानों ने नेचर को ऑब्ज़र्व किया है और उसके सिग्नल्स को समझकर वेदर का अंदाज़ा लगाया है। जैसे बर्ड्स का नीचे उड़ना या एंट्स का एग्स उठाकर चलना, स्क्विरल्स नट जमा करती है,
फ्रॉग्स तेज आवाज में बोलता है और पाइन के कोन जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं। ये सब संकेत देते हैं, इशारा करते हैं कि बारिश या तूफान आने वाला है। ये नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आज भी इंडिया के कई हिस्सों में लोग पारंपरिक तरीकों से वेदर का अनुमान लगाते हैं, खासकर मानसून के समय। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, अगर एम्स अपने एग्स को शिफ्ट कर रही है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई वेदर में बदलाव आने वाला है, शायद बहुत तेज बारिश आने वाली है। फ्रॉग अगर तेजी से चिल्ला रहा है वेस्टर्न घाट पर, तो ऐसा एक्सपेक्ट कीजिए कि वहाँ पर वेस्टर्न घाट में रेन होने वाली है। ये पिक्चर में आप जो देख रहे हो, ये है आपका पाइन कोन्स। ये पाइन कोन्स आपको दो तरीके से दिख रहे हैं, एक बंद और एक खुला हुआ। तो ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। पाइन कोन्स जो है वो ह्यूमिड कंडीशन में अपने सीड्स को बचाने के लिए क्लोज हो जाते हैं और ड्राई कंडीशन में अपने सीड्स को फैलाने के लिए खुल जाते हैं। तो नेचर इतने सारे इशारे देता है हमें ये समझाने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। पिछले कुछ सेंचुरीज में साइंटिस्ट ने ऐसे तरीके बनाए हैं जिनसे वेदर को बहुत सटीक तरीके से मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जा सकता है। उन्हीं जानकारियों के आधार पर मेटेरोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में या हफ्तों में किस जगह का वेदर कैसा रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ आसमान को देखकर ऐसा गेस कर सकते हैं? नहीं, उनके पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट्स होते हैं। चलो अब उनमें से कुछ गैजेट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर। आपको शायद याद होगा कि ग्रेड 6 की जो आपकी टेक्स्ट बुक थी क्यूरियोसिटी, उसमें आपने कई तरह के थर्मोमीटर्स के बारे में जानकारी हासिल की। क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसे कई थर्मोमीटर्स आपने पढ़े थे और आपने डिफरेंट स्केल्स के बारे में भी जानकारी हासिल की। उनमें से एक स्केल थी सेल्सियस स्केल और दूसरी थी फ़ारेनहाइट स्केल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 15 डिग्री को सेल्सियस में नापते हैं तो उसी 15 डिग्री सेल्सियस को जब आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ खूबसूरत पिक्चर्स दे रखी हैं। इन पिक्चर्स में दिखा रखा है कि जो स्नो है वो गर्मी में जल्दी से पिघल जाती है, क्योंकि एक ऑब्वियस बात है। क्लाउडी वेदर जो है नॉर्मली और ठंडा होता जाता है। तीसरी पिक्चर में हमें दिखा रखा है कि विंटर्स में जो है कोकोनट ऑयल सॉलिड हो जाता है, वो जम जाता है। और चौथी पिक्चर में हमें दिखा रखा है कि कोल्ड वेदर में दही जो है काफ़ी टाइम लगाती है जमने में। टेम्परेचर मापने के लिए कई तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं। कुछ सिंपल थर्मोमीटर्स आसपास का टेम्परेचर नापते हैं और कुछ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखते हैं। थर्मामीटर में अक्सर एक कलर्ड लिक्विड होता है जो टेम्परेचर बढ़ने पर फैलता है। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, आपका लिक्विड उतना ही ज़्यादा फैलेगा और आप उसको नोट कर सकते हो कि कितना टेम्परेचर इस वक्त मौजूद है। आजकल ज़्यादातर लोग डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और ज़्यादा डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेम्परेचर से हम कुछ यूजफुल स्टैटिस्टिक्स, कुछ आंकड़े निकाल सकते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर में से जब आप मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका रेंज। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 30 में से 10 आप माइनस करेंगे, 20 डिग्री आपकी रेंज हो गई। मीन डेली टेम्परेचर आपके मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को प्लस करने के बाद उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर आपका 30 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है, 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है, आप इन दोनों को प्लस कीजिए, 30 प्लस 10 40। 40 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो आपका मीन डेली टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 10 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में 20 डिग्री आता है। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मोटो है आदित्य जयते वृष्टि, मतलब सूरज से बारिश होती है। ये लाइन मनुस्मृति नाम की एक एंशियंट टेक्स्ट पुरानी किताब से ली गई है। पूरा वाक्य है, सूरज से बारिश होती है, बारिश से खाना उगता है और खाने से लिविंग बींग्स पैदा होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें एक टेबल दे रखा है दोस्तों, और ये जो टेबल है ये टेम्परेचर है मध्य प्रदेश की किसी सिटी का। यहाँ पर आप मैक्सिमम टेम्परेचर नोट कीजिए पूरे हफ्ते का और मिनिमम टेम्परेचर नोट कीजिए और फिर निकालिए रेंज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट है 28 से लेके और 6 मार्च, यानी कि 28 फेब से 6 मार्च तक की डेटा है इसमें। मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो आपको दिखाई देगा वो है 3 तारीख को 32 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर जो आपको दिखाई देगा वो है 5 मार्च, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपको इसका रेंज निकालना है तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर माइनस कर देना है। 32 माइनस 14 इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो इस पूरे हफ्ते का जो रेंज है वो है 18 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको याद है कि कृष्णन और आमिर आपस में बात कर रहे थे? अगर कृष्णन ये कहता कि चेन्नई में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसको ठंड लग रही है, तो शायद आमिर इस बात को समझता ही नहीं, क्योंकि आमिर के जब यहाँ ठंड होती है तो वहाँ टेम्परेचर होता है -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों प्रेसिपिटेशन की। अगर न्यूज़ कहे कि किसी जगह पर 30 रेनफॉल हुई, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ एक दिन में 30 मिलीमीटर पानी गिरा है। रेनफॉल मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे रेन गेज कहते हैं, जैसे कि आप अभी पिक्चर में देख पा रहे हैं। जब बारिश होती है तो पानी एक फनल से एक सिलेंडर में जाता है। उस सिलेंडर पर एक स्केल लगी होती है जिससे पानी की डेप्थ मापी जाती है। अगर उसमें 5 पानी जमा हो तो हम कहते हैं कि उस जगह 5 रेनफॉल हुई है। जैसा कि आप अभी पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर एक फनल है और उस फनल के नीचे एक ट्यूब है जिसपे मार्किंग की गई है। जैसे ही पानी इस फनल के थ्रू अंदर पहुँचता है वो जमा होता जाता है और फिर हम बारिश खत्म होने के बाद देख सकते हैं कि कितने मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हुई है।
इसके बाद दोस्तों ये चाहते हैं कि आप एक रेन गेज बनाएँ खुद और इंश्योर करें और चेक करें कि आपके वहाँ पर बारिश जो है कितनी गिर रही है। कैलकुलेट करें एवरेज रेनफॉल पूरे हफ्ते का और फिर कमेंट करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं और कमेंट करने के लिए आप मेरे इनबॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हमारा शरीर टेम्परेचर और रेनफॉल को महसूस करता है, लेकिन कभी-कभी वेदर भारी सा लगता है, हैवी सा लगता है, जैसे कि तूफान आने से पहले। ये भारीपन, ये हैवीनेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, यानी चारों ओर की एयर का प्रेशर। सी कोस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और माउंटेन्स पर चढ़ते हुए ये कम हो जाता है। जैसे-जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है, इसलिए प्रेशर भी कम हो जाता है और एयर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसीलिए हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हम थकान, चक्कर या सांस लेने में तकलीफ जैसी महसूस करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की माउंटेन पे खड़ी है, वहाँ पर प्रेशर लो है क्योंकि हवा ठंडी है और सिकुड़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ प्लेन्स में जहाँ पर प्रेशर हाई है, क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ हवा गर्म है, ज़्यादा फैली हुई है और प्रेशर ज़्यादा है हवा का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि प्लेन्स पर या सी कोस्ट पर हमेशा प्रेशर ज़्यादा होगा। कभी-कभी वहाँ पर प्रेशर तेज़ी से गिरता है और मेटेरोलॉजिस्ट इसे ही डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। ये कभी-कभी एक तूफान या साइक्लोन बन जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर। जैसे थर्मामीटर्स कई तरह के होते हैं, वैसे भी बैरोमीटर कई तरह के हो सकते हैं। इनका मेजरमेंट यूनिट होता है मिलीबार, एमबी। सी लेवल पर नॉर्मल प्रेशर होता है लगभग 1013 1013 एमबी। अगर प्रेशर 1000 एमबी से नीचे चला जाए तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं उन्हें धीरे-धीरे चढ़ने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर को वहाँ की कंडीशंस के साथ एडजस्ट करने का टाइम मिले। अगर आप हमारे आर्मी पर्सनल की बात करो तो वो बहुत सारी जो हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस हैं जैसे कि कारदुंगला, लद्दाख जैसी जगहों पर काम करते हैं जो कि 5600 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर है। आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 18,380 फीट ऊँचा है ये दोस्तों। तो यहाँ पर कितनी मुश्किल होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल 650 एमबी होता है दोस्तों, जो कि अभी-अभी हमने पढ़ा कि 1000 एमबी से नीचे अगर वो चला जाए तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारे जो आर्मी के लोग हैं, वो हमारी जो जवान